हेलो एवरीवन। सीपीसी के पांचवें लेक्चर जिसका नाम है ज्यूरिसडिक्शन, उसमें आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नीलमणि त्रिपाठी और इस वीडियो का जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे ही एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नील नोट्स। इसका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यूरिडिक्शन सीपीसी का तो लेक्चर है ही, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे एक्ट में या हर जगह लॉ में यूज होता है। तो इसीलिए आप इसको सीपीसी से कॉन्फाइन करके मत चलिए, आप इसको एक जनरल लेक्चर की तरह देखिए। हालांकि ये आपको जो प्लेलिस्ट रहेगा वो सीपीसी में ही मिलेगा। तो जनरल मीनिंग ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन इज ए पावर ऑफ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एक्शन। मीन्स ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो कोर्ट की एक पावर होती है जो संज्ञान ले सकती है किसी एक अपराध का। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात हो रहा है, तभी ऑफेंस है। जो संज्ञान ले सकता है किसी अपराध का, यानी अपराध में कौन दोषी है या कौन निर्दोष है, या उसको उसमें क्या सही में कोई दोषी है, या जिसको कोई कह रहा है कि ये दोषी है वो दोषी है कि नहीं दोषी है, इस बात को डिसाइड करने का संज्ञान जो कोर्ट ले ले, उसी कोर्ट की पावर, ये लेने की पावर, कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने की पावर को ही हम ज्यूरिडिक्शन करते हैं, और ये डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ एक्शन। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने कैसे डिफाइन किया है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहता है कोर्ट्स पावर टू डिसाइड अ केस और इशू अ डिक्री। ये देखिए, ये सिविल ज्यूरिडिक्शन के बारे में भी बात कर लिया और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में और हर तरह के ज्यूरिडिक्शन के बारे में ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने बात कर लिया। एक बहुत ही फेमस केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसका नाम है हृदयनाथ रॉय वर्सेस अखिल चंद्र रॉय एंड अदर्स। इसको ओ पढ़िएगा, यहाँ भी लिखा है अदर्स। ऑन जून 1, 1928, the High Court of Calcutta stated that jurisdiction may be defined as the judicial power of court to hear and determine cause and adjudicate upon it. Adjudication का मतलब मैंने आपको कई बार बता चुका है कि determination of any right या any cause of action by court. Adjudication मतलब यही होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में जाने तो ज्यूरिडिक्शन एक पावर होती है कोर्ट की कोई डिस्प्यूट को सेटल करने की, कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सेटल करने की। ये एक पावर है जो कि लॉ वेस्ट करता है किसी कोर्ट में कि आप इस पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट हुआ है इसको आप सेटल कर सकते हैं लीगली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेनली कई तरह के ज्यूरिडिक्शन होते हैं, लेकिन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 4 तरह के ज्यूरिडिक्शन है। एक तो टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, तीसरा ज्यूरिडिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर, और चौथा और आखिरी ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। काफ़ी तो नाम से ही क्लियर है कि ये किस तरह के ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन हम इसको डिटेल में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग आते हैं टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिडिक्शन पे। तो टेरिटोरियल से आप लोगों को समझ में ही आ रहा है, टेरिटोरियल मतलब कि रिलेटेड टू टेरिटरी या रिलेटेड टू एरिया, जियोग्राफी, एंड लोकल भी तो मीन्स लोकल एरिया, लोकेलिटी। तो अंडर दिस टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिडिक्शन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कोर्ट्स अथॉरिटी आर क्लियरली डेलिनेटेड एंड स्पेसिफाइड। इट कैन नॉट एक्सरसाइज बियॉन्ड दैट जियोग्राफिकल एंड टेरिटोरियल लिमिट। अब जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो केवल उत्तर प्रदेश तक है, वो केवल उत्तर प्रदेश तक ही उसकी टेरिटोरियल लिमिट है। तो हम कहेंगे कि इलाहाबाद का जो टेरिटोरियल या लोकल ज्यूरिडिक्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही अगर कोई सिविल केस होता है, वहीं कोई डिस्प्यूट होता है, लीगल डिस्प्यूट होता है जिसमें राइट एंड ड्यूटीज डिफाइन करनी है, लायबिलिटी डिफाइन करनी है या डिटरमाइन करनी है, तो उसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर रहेगा कि वो उसको सेटल कर सके या उसके ऊपर एडजुडिकेट कर सके। तो टेरिटोरियल बहुत ही ईजी है, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सर्टेन क्राइम इज ए कमिटेड इन मध्य प्रदेश, then only the courts of the law within the border of Madhya Pradesh can hear and decide the case.
फर्दर मोर सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्सप्लेन द टेरिटोरियल, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सुइंग में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कि सेक्शन 16 क्या कहता है। फर्दर मोर सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्सप्लेन द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ लोकेशन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों के मेंस में या सब्जेक्टिव ये आ रहा है आपके क्लास, जो आपके क्लास के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो इसमें डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, द कोर्ट इंटरप्रेटेड सेक्शन 16 दैट द सूट परटेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी ब्रॉट टू द कोर्ट। द कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू डिसाइड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी which are not where it is not situated। मीन्स अगर किसी ऐसे कोर्ट के पास लिया जा रहा है कोई प्रॉपर्टी जहां वो सिचुएटेड नहीं है, जिसकी टेरिटोरियल लिमिट बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट वो प्रॉपर्टी है, तो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो उस पर सेटलमेंट कर सके। हाउएवर द कोर्ट कैन स्टिल पास द रिलीफ इफ अपोजिट पार्टी एग्रीज टू ट्राई सूट इन सच केस। अगर दोनों पार्टीज या अपोजिट पार्टीज जिसने नहीं लाया है वो सूट, वो एग्री करती है कि ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं, तो कोर्ट कैन स्टिल पास। देखिए ये जो मतलब ज्यूरिडिक्शन के या 16 में जो दिया गया है ये एक प्रोसीजरल राइट है जिसको वेव ऑफ किया जा सकता है, सब्सटेंसिव राइट नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल राइट में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब पेक्यूनरी रिलेटेड टू कैपिटल यानी कि रिलेटेड टू मनी, रुपया, तो आप समझ जाइए कि कोई इतने से इतने अमाउंट का इस कोर्ट में जाएगा, फिर उससे अधिक रहेगा तो उस कोर्ट में जाएगा, सबसे अधिक रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा, तो ये तो इजी है, हाई कोर्ट में जाएगा। एक्चुअली पेक्यूनरी का सबसे हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट होता है। देखिए, it approaches the question of the whether the court is competent to try a case to financial value, यानी फाइनेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो jurisdiction डिसाइड होता है हम उसको कहते हैं पेक्यूनरी jurisdiction। The court allows the analyzing the case unless suit's value exceed the financial limit of the court। Section 15 of the Code of Civil Procedure command the organization of the suit of court of low grade। If refers to the pecuniary jurisdiction of the civil court, it is course of method that it does not affect the jurisdiction of the court। मतलब देखिए सेक्शन 15 कहता है हमेशा लोएस्ट ग्रेड में जाना चाहिए, जिसके पास मतलब सबसे ज़्यादा अगर लो का है, अब आपका 500 रुपये की वैल्यू का कोई है, तो हाई कोर्ट के पास तो 0 से लेके 50,000 तक की पावर है सुनने की, या 0 से लेके अनलिमिटेड रुपए तक की पावर सुनने की। लेकिन आपको जो फाइल करना है वो लोएस्ट जिसके पास हो, लोएस्ट ग्रेड का केस है, जिसके पास सबसे कम है उसमें करना है। तो अगर आपका 50 रुपये का है और लोएस्ट वाले का 5,000 तक की लिमिट है सुनने का, 5,000 तक की कोई प्रॉपर्टी है, 5,000 रुपये तक की, तो आप लोएस्ट ग्रेड में जाएंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिश द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन इज टू प्रिवेंट द कोर्ट ऑफ हायर कोर्ट फ्रॉम गेटिंग ओवरबर्डन। ऑब्वियस सी बात है, अगर सब पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं सेटल करेंगे तो 0 से लेके आपको पता चला कि अनलिमिटेड रुपए का सब हाई कोर्ट में जा रहा है। प्रोवाइड असिस्टेंट टू पार्टी, हाउएवर द कोर्ट शैल इंटरफियर इफ फाइंड द जजमेंट टू बी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉन्ट्स टू एक्यूज बी ड्यू वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन 5,000 इन बॉम्बे। इन बॉम्बे हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड स्मॉल कॉज कोर्ट हैज जुरिडिक्शन अप टू 50,000। सो अ सूट obtain 5,000 should be ideally dealt with small causes court। अब समझ ही गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ज्यूरिडिक्शन एज ए सब्जेक्ट मैटर, ये काफ़ी इजी है कि कोई सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग ज्यूरिडिक्शन का सेटलमेंट होना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिविल केस है, प्राइवेट राइट, उसमें प्राइवेट राइट के ऊपर डिस्प्यूट है तो वो सिविल कोर्ट पे जाएगा। अब कोई फैमिली में पार्टीजन से है, या मान लीजिए कि मैरिज एक्ट से रिलेटेड कोई केस है तो फैमिली कोर्ट में जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई चेक से रिलेटेड है, जैसे बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू गवर्न होगा, तो उसके लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं एनआई एक्ट के, वो उसमें जाएगा। मान लीजिए कोई SC ST एट्रोसिटी से संबंधित कोई है, तो जो SC ST एक्ट बनाए गए हैं
के कोड बनाए गए हैं वो उसमें जाएंगे। या मान लीजिए कोई बच्चों से संबंधित अपराध हो गया है या बच्चों से संबंधित कोई राइट एंड ड्यूटीज इस्टेब्लिश होनी है, उस पर डिस्प्यूट हो गया है, उसका सेटलमेंट होना है, तो जो पॉक्सो कोड या चिल्ड्रन कोड बनाए गए हैं वो वहाँ जाएगा। तो कुल मिला के जो सब्जेक्ट मैटर से डिसाइड होता है जो ज्यूरिडिक्शन, हम उसको कहते हैं ज्यूरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। तो द सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिफाइंड एज द अथॉरिटी वेस्टेड इन ए कोर्ट टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई केसेस कंसर्निंग ए स्पेशल टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। In other words, it means that some courts are banned from hearing case of a certain nature. मतलब अब देखिए, सिविल जो कोर्ट है वो क्रिमिनल केस तो सुन नहीं लेगा। जो क्रिमिनल के कोर्ट है जैसे सीजीएम का कोर्ट है वो जाके सिविल केस नहीं सुन लेगा। तो उन लोगों को बैन कर दिया गया है कि आप केवल अपना एक स्पेशल टाइप का ही सुन सकते हैं, दूसरा जो अलग टाइप का जो सब्जेक्ट मैटर का केस है, सूट है, वो आप नहीं सुन सकते। No question choices can be decided by the court which do not have subject matter jurisdiction. Section 21 Code of Civil Procedure is related to the stage of challenging the jurisdiction. For example, Raveen is a resident of brought a food item is AA brand and plagued with the pest. He should prosecute JJ company in Sonipat district forum rather than district civil court. देखिए, अब कोई कंज्यूमर फोरम से कंज्यूमर रिलेटेड कोई केस है जिसमें बायर और परचेजर के बीच में राइट एंड ड्यूटीज का सेटलमेंट होना है डिस्प्यूट का, तो वो ऑब्वियस सी बात है फोरम में जाएगा, ना कि कोई सिविल कोर्ट में जाएगा। इसलिए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ऑफ सोनीपत जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम देखेंगे ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। तो पहले इसको समझने के लिए हम अपीलेट देखते हैं। तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का क्या मतलब है? देखिए, अपीलेट का मतलब है जो केस ऑलरेडी किसी लोअर कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, अगर वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है लोअर कोर्ट का डिसीजन, तो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको हम कहेंगे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। देन अपीलेट ज्यूरिडिक्शन रेफर टू द कोर्ट्स अथॉरिटी टू रिव्यू और रिहर्सल द केसेस दैट हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन लोअर कोर्ट. In Indian circumstances, both the High Court and Supreme Court have the appellate jurisdiction to take the subject or brought in form of appeal. Okay, मतलब अपील के थ्रू ही appellate jurisdiction को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये तो इजी है। अब ओरिजिनल जहां फर्स्ट टाइम सुना जाए, फ्रेश सुना जाए, वही ओरिजिनल हो गया। तो ओरिजिनल jurisdiction refer to the court's authority to take notice cases that could be decided in these court in the first instance itself. Unlike the appellate jurisdiction wherein the courts review the previously decided matter, here cases are the heard afresh. जहां पहली बार सुना जाए किसी केस को, बिल्कुल फ्रेश सुना जाए, वही ओरिजिनल jurisdiction, उस कोर्ट को वो सुनने का जो पावर है, उस सेटलमेंट का पावर है, उस राइट को हम कहेंगे उस कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। यही चार आपके पास थे। आई होप आप लोगों को ज्यूरिडिक्शन का ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम आगे आपको ये लेक्चर सीरीज चलाते जाएंगे। और जल्द ही 10 दिन के अंदर मैं CPC पूरी तरह से 10 मत मान के चलिए, लेकिन एट most 20 within 20 days I will complete all the lecture on CPC. Okay, thank you.